वेलकम बैक टू साइंस राइजर क्लास। तो आपका स्वागत है क्लास साइंस राइजर की क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक होगा, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा, प्रोजेक्टाइल मोशन। बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और इसके साथ साथ कैसे न्यूमेरिकल्स इसमें होंगे, कैसे हमसे पूछे जाएंगे, सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब कर लीजिए जाके इंस्टाग्राम को, टेलीग्राम को, क्योंकि वहां पे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जो भी कंटेंट मटेरियल इससे रिलेटेड होगा। अभी हम सीबीएसई प्लस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो क्वेश्चंस प्रीवियस में आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे आईआईटी, नीट और हमारा एम्स वगैरह के अंदर। और उसके बाद एक स्पेशल भी हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन की सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हो तो यहाँ पे एक हमें सिंपल ये बात देखनी है कि व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल। अब सपोज कर लीजिए इस बात को, अगर आप कोई किसी भी वस्तु को हवा में फेंक देते हो तो वो किस तरह का पाथ को ट्रेवल करती है। अगर मैं इस पेन को हवा में फेंकूं तो ये पेन कुछ इस तरह से ऊपर जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा, यानी कि एग्जैक्टली ये है इस तरह से जाएगा। सॉरी, ये तो अपना दूसरा है। ये पार्टिकल इस तरह से जाएगा और वापस आ जाएगा। सपोज कीजिए मैंने यहां से खड़े होकर एक पत्थर को फेंका तो ये पत्थर कुछ ये पाथ ट्रेवल करेगा और इस तरह से आएगा। आप ट्राई कर सकते हो घर पे बैठे बैठे भी, पेन फेंक के देखिए, आपको पता चलेगा। रॉकेट यहां से लॉन्च हुआ और वहां पे जाके स्ट्राइक कर गया इस तरह से। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा। किस प्रकार देखा होगा, यहां से रॉकेट लॉन्च हुआ, यहां पे जाके स्ट्राइक करेगा। तो ये सारे क्या है, प्रोजेक्टाइल्स हैं। इन सबको क्या बोला जाता है, प्रोजेक्टाइल। बेसिकली प्रोजेक्टाइल क्या है कि अगर किसी बॉडी को हवा के अंदर छोड़ते हैं तो वो जो उसकी मोशन होती है, टोटली टोटली ये मोशन आपको जो दिखाई दे रही है, ये सारी मोशन अंडर द ग्रेविटी होती है। अंडर ग्रेविटी का मतलब जी की वैल्यू के कंट्रोल के अंदर, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसके कंट्रोल में ये सारी काम होते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन इन द स्पेस देन इट कम टू द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जब कोई स्पेस में बॉडी को छोड़ा जाएगा तो वापस अर्थ पे तो आएगी, पर वो अर्थ के किसके इफेक्ट के कारण आएगी, ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण आएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। दैट इज नोन एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। अब मैं अगर प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं, इसके डेफिनेशन की बात करूं, तो बेसिकली आपने क्या किया होगा, आपने ऐसा कुछ किया होगा और बचपन में किया होगा, नहीं किया तो जाके आज भी करिए, आपका ये हक बनता है। ठीक है। वो क्या करना आपको, आपको करना है एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाना है। बड़ी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग रही, खड़े हो गए। अब बड़ी बिल्डिंग से एक ब्रिक्स उठाइए और नीचे डाल दीजिए। ब्रिक्स कुछ ऐसे जाएगी, इस प्रकार से नीचे आके गिरेगी। ठीक है। जब ब्रिक्स नीचे आके गिर रही है, किसके अफेक्ट में आ रही है, अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। जैसे न्यूटन 1665 ईस्वी के अंदर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से फल उसके ऊपर आके गिरा, और वो जो फल उसके ऊपर आके गिरा वो किसके अफेक्ट के कारण, ग्रेविटी के अफेक्ट के कारण गिरा था। इसी प्रकार अगर वस्तु किसी चीज को तुम यहां से ड्रॉप करोगे तो वो इस पाथ के थ्रू नीचे आएगी। नीचे किसके कारण आती है, अंडर द अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो हम क्या कहते हैं, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन इन स्पेस, तो when a body thrown in space, very simple, thrown in space, then it comes to earth, then it comes to earth under effect of gravity, under effect of ग्रेविटी के अफेक्ट के अंदर। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज ए प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जानते हैं। अब जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करने से पहले कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं प्रोजेक्टाइल के। सबसे पहले तो आपने क्रिकेट देख रहे होगे, रोज क्रिकेट देखते हो। क्रिकेट में जब सचिन सिक्स मारता था, धोनी सिक्स मारता था, तो कुछ इस प्रकार लॉन्च होता था। हेलीकॉप्टर शॉट सुना है, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, वो यहां से निकलता था और ऐसे जाके लॉन्च करता था। तो ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल है। इसको हेलीकॉप्टर शॉट, ये हमारी पिच थी, ये स्टेडियम था, यहां से बॉलर ने बॉल फेंकी, यहां पे धोनी साहब खड़े हुए हैं और उसने छक्का लगाया और वो इस प्रकार से गया स्टेडियम में बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये क्या बन गया, हमारा प्रोजेक्टाइल बन गया। इसी को भी प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। अब कहोगे कि सर अगर इसको प्रोजेक्टाइल बोल रहे हो तो ये क्या था जी, बिल्कुल सत्य बात। बातें सारी अच्छी होती हैं, फिजिक्स हर चीज को एक्सप्लेन करने की क्षमता रखती है। तो ये बॉल, इसको यहां से नीचे फेंका और ये नीचे आके गिरा, तो ये क्या है जी, ये नीचे आके गिरा, ये क्या है जी, बेटा ये भी प्रोजेक्टाइल है। इस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, क्योंकि उसको ऐसे फेंका गया बॉडी को, हम ऊपर खड़े होकर ऐसे बॉल को फेंकते हैं तो वो इस तरह से आती है। और इसको हम कौन सा प्रोजेक्टाइल कहते हैं, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल
प्रोजेक्टाइल बोला जाता है इसको, जो ऐसी शेप का आपको दिखाई देता है। और जो धोनी ने अभी अभी छक्का लगाया था इस प्रकार से, यहां पे खड़ा था, ये पिच थी और इस प्रकार गया था, ये वाला जो था इसको हम कहते हैं ओब्लीक प्रोजेक्टाइल, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इस प्रकार से तो दो टाइप के प्रोजेक्टाइल यहां पे बता दी है। अब जेवलिन हमारे नीरज चोपड़ा ने फेंका और वो गोल्ड मेडल जीत के आया, सभी ने सुना, नीरज चोपड़ा, उसने जेवलिन को फेंका। जेवलिन को कैसे फेंका, यहां से दौड़ के आया, यहां से दौड़ के आया, दौड़ के यहां से जेवलिन फेंका और ये हिकते जाके बोला है भाई, ये बोला है यहां पे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मेजर किया गया। कैसे मेजर किया गया, नीरज चोपड़ा ने यहां से फेंका, यहां से फेंका, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और यहां पे जाके गिरा और इस डिस्टेंस को मेजर किया कि उसने कितनी दूरी पर फेंका, तो पाया गया उसने सबसे दूर फेंका, इसलिए वो गोल्ड मेडल जीत गया। वो भी एग्जाम्पल है। रोनाल्डो किक मारता है, उसकी भी मोशन प्रोजेक्टाइल है, वो किक मारेगा, वो यहां से किक मारी ऐसे जाके गिरेगी, वो भी एक प्रोजेक्टाइल है। ये भी ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल, ये भी ओब्लिक प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल। और किसी बिल्डिंग से हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स मैं प्रोजेक्टाइल के दे रहा हूं। 6 मेड बाय द महेंद्र सिंह धोनी, दैट इज अ प्रोजेक्टाइल। जेवलिन थ्रोन बाय द नीरज चोपड़ा इज द प्रोजेक्टाइल। एंड ए बॉल ड्रॉप्स फ्रॉम द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग, वो भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, सब प्रोजेक्टाइल के एग्जांपल है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में खास बात यहां पे आती है, वो खास बात ये कहता है कि अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करनी तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप की मोशन से बनी हुई है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो बॉडी यहां से चली है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो बॉडी यहां से चली है, इस पॉइंट से चली है, वो इस मोशन के ऊपर भी गई है और ऊपर वाली मोशन के ऊपर भी गई है। यानी कि इसकी मोशन एक्स एक्सिस की तरफ भी है और इसकी मोशन वाई एक्सिस की तरफ भी है। मतलब ये हुआ इसकी मोशन दो टाइप की है। वो पहले टाइप की मोशन है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और दूसरे टाइप की मोशन है वर्टिकल। दो टाइप की मोशन है इसकी, ठीक है। अब आपको एक बात का पता होगा कि सपोज कीजिए कि यहां से प्रोजेक्टाइल उठा और ये प्रोजेक्टाइल यहां जाके लॉन्च होगा, ऐसे ये लॉन्च हुआ। अब आप समझिए यहां पे सपोज कीजिए कोई बॉल थी, उसको छक्का मारने के लिए यहां तक पहुंचाया गया, तो इसको इस डायरेक्शन में लेके जाने वाला इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जिसके अंदर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। अब इसको ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको वर्टिकल मोशन कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी जो कि किसके बराबर है, जी के बराबर, और जिसकी वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब यह हुआ कि जब बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को कंसीडर करेगी तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, और जब वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर रहेगी, सेम रहेगी। ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बात कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टल जो मोशन है और वर्टिकल मोशन है, एक दूसरे में कोई इंटरफेयर नहीं डालते, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट रहते हैं। ये सारी बातें जान लीजिए जो बता रहा हूं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड वर्टिकल मोशन acceleration due to gravity remains constant and in a horizontal motion component of velocity along the horizontal is remains constant। दोनों चीजें constant रहेगी। ये बात पहली, इस बात को आपको समझना है, इस बात का आपको पता होनी चाहिए। सिंपल से सिंपल आपको फिजिक्स प्रोवाइड की जा रही है, इससे सिंपल नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये बातें पहुंच सके और उनको भी अच्छा लगे कि इस प्रकार फिजिक्स इजी भी हो सकती है। तो ये बात होगी। अब इसके बाद हमारे पास कुछ कर्तव्य बनता है और वो बातें ये बनती है कि प्रोजेक्टाइल को पढ़ने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, पहली बात नेग्लेक्ट करना है किसको, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, इसको करना है नेग्लेक्ट, पहली बात, ठीक है। सेकंड, नो अफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, नो अफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये दोनों बातें, ना अर्थ की कर्वेचर का इफेक्ट होना चाहिए, ना रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, ना रोटेशन ऑफ अर्थ को कंसीडर करेंगे, ना अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करेंगे। ये सब का इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। थर्ड, कर्वेचर ऑफ अर्थ,
कर्वेचर ऑफ अर्थ, इसका भी कोई अफेक्ट इसके ऊपर नहीं दिखना चाहिए, नो अफेक्ट। ये सब बातों का हमें अफेक्ट नहीं देखना है, इन सब को कंसीडर नहीं करना, हमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़नी है। कितना भी एयर रेजिस्टेंस क्यों ना आ जाए हमें कंसीडर नहीं करना, कितना भी रोटेशन क्यों ना हो जाए हमें अफेक्ट नहीं करना, ना कर्वेचर का अफेक्ट करना। अगर तब ये सब पॉसिबल है तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। हालांकि आपको पता है कि एयर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ अफेक्ट तो डालता है, बट हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इस बात को याद रखें। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया गया है और फिर आपसे क्वेश्चन निकलवा रहा है जो आईआईटीज के अंदर पूछे जाते हैं, तो उस बात को याद रखना, यहां पे हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। अभी अभी मैंने बताया था दो टाइप के हमारे पास थे, एक ओब्लिक प्रोजेक्टाइल और दूसरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। किस टाइप के होते हैं दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करने के लिए हमें सबसे पहले एक टॉल बिल्डिंग माननी पड़ेगी। अब सपोज कर लीजिए हमारे पास ये कोई टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। इस तरह से, और यहां से मैंने किसी वस्तु को ड्रॉप किया, किसी वस्तु को ड्रॉप किया यहां से, देखिए उसने अपने पाथ को इस तरह से फॉलो किया और यहां पे जाके टकराई। ऐसे ही हमने यहां पे इनिशियल यू वेलोसिटी इसको दी, जब मैं इसको यू वेलोसिटी देता हूं तो इस प्रकार ये जाएगी और यहां पे जाके स्ट्राइक करेगी, ठीक है। यहां पे जाके स्ट्राइक करेगी तो मैंने मान लिया जो इस बिल्डिंग की हाइट है उस हाइट को मैंने क्या मान लिया h, और इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी x, और ये वाली y कौन है y, तो y की वैल्यू किसके बराबर है h। ये मान लिया कि इसकी टोटल जो हाइट है हमारे पास वो किसके बराबर है, h के बराबर है। अगर वो टोटल हाइट h के बराबर है तो ये y एक्सिस है, और y एक्सिस में इसकी डिस्टेंस किसके बराबर होगी, h के बराबर। x एक्सिस में इसकी डिस्टेंस किसके बराबर होगी, x के बराबर, और इनिशियली u वेलोसिटी के साथ ये जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट आएंगे, साथ साथ उनको कंसीडर करते चलेंगे। सपोज कीजिए मैं कोई ये पॉइंट मान रहा हूं, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट कंसीडर कर लिया बीच में ये वाला, ठीक है। जब मैं ये कंसीडर करता हूं तो इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ और दूसरे वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ, ठीक है। और दैट इज द रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर ये रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये रिजल्टेंट कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट होगा vx की तरफ और एक कंपोनेंट होगा vy की तरफ। और मैंने अभी अभी एक बात बताया था कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में और एक कंपोनेंट किस में होगा, वर्टिकल में। बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये हमेशा u के बराबर रहेगा। चाहे बॉडी यहां पे है, चाहे बॉडी यहां पे है, चाहे बॉडी यहां पे और चाहे धरती से टकरा जाए, हमेशा इसका एक कंपोनेंट सेम रहेगा, वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वो हमेशा कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, चाहे वो ओब्लिक है चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हमेशा सेम रहेगा। इस फैक्ट को याद रखना, इस बात को याद रखना। और वर्टिकल कंपोनेंट होगा vy के बराबर। अब एक बात मान लीजिए आप मेरी, और ये कर लेते हैं हम कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हमने ली है, दैट डिस्टेंस सपोज कर लिया कि ये डिस्टेंस हमारे पास x के बराबर है, ठीक है। अगर ये x के बराबर है तो अगर मुझे यहां पे निकालना है डिस्टेंस, सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बात हम पढ़ के आए हैं इसी चैप्टर के अंदर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को हमने मान लिया u, क्यों, क्योंकि ये x क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड y इज द वर्टिकल डिस्टेंस। तो वी आर टेकिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ले जाने का कंपोनेंट किस कौन से को जाता था, किसको श्रेय जाता था, u को, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या कराएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u, और वर्टिकल का रिस्पांसिबल कौन था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू में x डिवाइडेड बाय t के बराबर हो जाएगा। और यहां से अगर मैंने t निकाला तो दैट कम्स आउट टू बी x डिवाइडेड बाय u, ये आ गया इसके बराबर। अब y वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ लगाएंगे तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। अब s जो y की तरफ है कितना h, देखिए y कंपोनेंट की वैल्यू कितनी h के बराबर। और अब एक बात बताइए, इनिशियल पोजीशन की बात करते हैं, इनिशियली इस बॉडी को ऐसे फेंका गया, ऊपर की तरफ तो फेंका ही नहीं, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी 0, यानी कि u ये क्या था, y इंटू टी, ऐसे था ना, हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन इंटू टाइम का स्क्वायर, ऐसे था। और s भी अलोंग y था, s भी अलोंग y।
यानी कि पहले तो हमने एक्स एक्सिस की तरफ लगा दिया ये वाला फार्मूला एक्स एक्सिस की तरफ, अब वाई की तरफ लगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। अब यहां पे देखने को मिलेगा आपको कि जो एस वाई है उसकी वैल्यू एच देख लीजिए ये रहा, इज इक्वल टू यू वाई, यानी कि जब इनिशियल की बात करते हैं क्योंकि u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियली केवल हमें x एक्सिस की तरफ उसको फेंका है, देख सकते हो x एक्सिस y एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है ही नहीं, इसलिए हमने क्या लिख दिया 0 इंटू टी के बराबर प्लस हाफ एक्सेलेरेशन अलोंग y एक्सिस g, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था वर्टिकल कंपोनेंट या y एक्सिस के अक्रॉस जो हमेशा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगी वो किसके बराबर होगी, g के बराबर। देख सकते हो यहां पे बताया भी गया था, ये रहा देखिए एक्सेलेरेशन अलोंग y एक्सिस ड्यू टू ग्रेविटी, ये y एक्सिस है, ये y कंपोनेंट दिखा रखा आपके सामने। तो इस प्रकार से अगर ऐसा चल रहा है और टाइम का स्क्वायर, अब देखिए जिस टाइम में ये बॉडी यहां तक पहुंची है वो टाइम तो हमने x से निकाल लिया था, वो टाइम तो हमने x बाई यू के बराबर रखा था, x बाई यू के बराबर रखा था, तो h इज इक्वल टू में हाफ इंटू जी, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में u का स्क्वायर, दैट इट कम्स आउट टू बी ए जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 u स्क्वायर, इसके बराबर होगा, यानी कि h की वैल्यू रखा हमने h, और इसको y भी बोल देते हैं क्योंकि दोनों बातें एक ही हैं, इज इक्वल टू में जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2u का स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू में इस पूरे को कांस्टेंट मानना तो k इंटू एक्स स्क्वायर, ये होगा, इसको k की वैल्यू यहाँ पे क्या ली हमने ले ली z डिवाइडेड बाय में 2u स्क्वायर, ये यानी कि इस पूरी फैक्टर को हमने क्या मान लिया k मान लिया। अगर इस पूरे फैक्टर को k माना है, इस वाले पूरे फैक्टर ये दिखाई दे रहा है इसको, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू में k एक्स स्क्वायर, और जो इक्वेशन आपके पास अपीयर हो रही है दैट इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये किसकी इक्वेशन आ गई भाई, पैराबोला, कौन सा बोला, पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, किसकी इक्वेशन आई है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो y इज इक्वल टू में के एक्स स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और ये इक्वेशन हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन आ गई, और पैराबोला की इक्वेशन आ गई तो हमारे पास जो ट्रेजेक्ट्री होगी इस प्रोजेक्टाइल की, जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कैसे हो जाएगी, पैराबोलिक। ये जो पाथ होगा कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। कहने का मतलब यह है कि जब इस बॉडी को इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी के साथ फेंका गया और वो इस पाथ को ट्रेवल करके यहां पे पहुंच गई है, तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। रिमेंबर दैट फैक्ट, ये बात याद रखे, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार इसके ऊपर। अब इसके बाद बात करते हैं जो हमने निकाला है, अभी हमने जो किया है सारा काम जितना भी आपको दिखाई दे रहा होगा ये, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है, वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है उस बात के लिए बात करते हैं। अब सबसे पहले वो क्या कह देगा, इसी के ऊपर अगर उसको क्वेश्चन पूछना है तो वो बोल देगा कि फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कह देगा टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट कीजिए, पहला पार्ट इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। ये आ जाए टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या रहता है, जब ये बॉडी यहां से थ्रू की गई और ये यहां पर तक पहुंची, जितने टाइम तक ये हवा में रही, फ्लाइट में रही, उसी को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इट इज द टाइम फॉर विच ए पार्टिकल्स रिमेन्स इन द फ्लाइट, ये वो टाइम जिसके दौरान वो पार्टिकल किस में रहा, फ्लाइट में रहा। यानी कि यहां से जब ये चली और यहां तक चली तो इसने कितना टाइम लिया, इसी टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इट इज अ टाइम, इसको लिखेंगे इट इज अ टाइम, ये टाइम होता है टाइम for which particle remains in flight, जिसके लिए पार्टिकल किस में रहा है भाई, फ्लाइट में रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है। अब एक बात सोचिए, अभी मैंने आपको बताया था कि sy इज इक्वल टू में uy इंटू में t प्लस में हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर, ये आपको बताया था अभी सबको पता है। अब y डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, h, y डायरेक्शन में डिस्टेंस कितनी है, h आपको दिखाई दे रही है, इज इक्वल टू y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि बॉडी को किस डायरेक्शन में फेंका गया था, x डायरेक्शन में, और टाइम t रहा प्लस में हाफ ay की वैल्यू g, पहले ही बताया था, हमेशा याद रखें, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है चाहे वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस हमेशा g के बराबर होगी, इस बात को याद रखें, इनटू में टाइम t का स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ जाएगा ऊपर इंटू h
डिवाइडेड बाय में z इज इक्वल टू में t का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू में रूट ऑफ 2 into h डिवाइडेड बाय में z। रिमेंबर दैट द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ 2h बाय z के बराबर। इस प्रकार हमने निकाल लिया टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, दैट इज फॉर द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। उसके लिए हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट किया है, तो वो किसके बराबर होगा, 2h बाय z के बराबर। तो अगर आगे से आपसे कोई पूछे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो दैट इज t इज इक्वल टू 2h बाय z। अब नेक्स्ट वो पूछना चाहता है हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या था, हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल आया था, सपोज कीजिए हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल था और इस प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंका गया, इस प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया गया और ये डिस्टेंसेस ने इस प्रकार के पाथ को कवर किया। आप सबको पता है ऐसे ही जाके गिरा था। इस तरफ से इनिशियल वेलोसिटी u दी गई थी हमारे पास, और दैट इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल h, और दैट इज द रेंज, ये रेंज है। यानी कि इस बिल्डिंग से कितनी दूर जाके प्रोजेक्टाइल गिरा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर प्रोजेक्टाइल लॉन्च, जहां पे प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया है और जो पॉइंट से वो छोड़ा गया है वो इस बिल्डिंग से छोड़ा गया है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे तो इसमें लिख सकते हैं इट इज द डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से वो फेंका गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट वेयर प्रोजेक्टाइल लॉन्च, जिस पॉइंट से फेंका गया, इस पॉइंट से फेंका गया और इस पॉइंट पे लॉन्च किया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, और यही मैंने लिखा है। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज तो एक लीनियर डिस्टेंस है, ये लीनियर डिस्टेंस है। अब आपको पता होना चाहिए कि u किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और x को निकालूंगा तो दैट इज u मल्टीप्लाई बाय में t के बराबर हो जाएगा, तो दैट इज x इज इक्वल टू में u, एंड व्हाट इज द t, टाइम ऑफ फ्लाइट, वी हैव टू फाइंड आउट दिस इज द 2h बाय z, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो रूट 2h डिवाइडेड बाय में z अंडर द रूट, तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको कैसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज ऐसे भी लिखते हैं, तो u मल्टीप्लाई बाय रूट 2h बाय z इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, एंड इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड वेयर द पॉइंट लॉन्च, प्रोजेक्टाइल लॉन्च, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस जो x वाली डिस्टेंस है, ये ड्यू टू द x कंपोनेंट है, नॉट टू द y कंपोनेंट। मैंने पहले ही बताया था दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ले आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट इसकी वर्टिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कांस्टेंट होती है बेटा, ऐसे, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू में u रूट 2h बाय z के बराबर, इस प्रकार हो गया। अब हम क्या करते हैं, अभी हमने ये दोनों बातें इसकी डिस्कस की, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या होगी। अब बात करते हैं वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की बात करते हैं, ओके, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। अब सपोज कीजिए आपने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल को फेंका, ये प्रोजेक्टाइल हमारे पास है, और इतनी टॉल बिल्डिंग से आपने इस प्रोजेक्टाइल यहां से फेंक दिया और इसने इस पाथ को ट्रेवल किया, ठीक है। अब ये पार्टिकल पहुंचा यहां पे है, और यहां पे आने के बाद कोई आपसे कह दे कि इसकी वेलोसिटी बता दो। अब आपको सब पता है कि ये डिस्टेंस तो इसके पास कितनी है, h के बराबर है। ये वाली डिस्टेंस जिसको हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, इसको x बोल दिया। इस पार्टिकल को इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी के साथ फेंका गया, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी पहले से अगला 0 बोल रहा है, दे ही नहीं रखी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस पॉइंट के आने के बाद इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है। जब ये पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर पहुंच रहा होगा तो आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, दैट इज द वेलोसिटी, इस प्रकार। अगर ये पार्टिकल यहां पे होता तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती।
अब ये है तो इसके दो पॉइंट हो सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट वन एंड दैट इज द सेकंड वन। दो डायरेक्शन हो सकती हैं। अब दो डायरेक्शन होती है तो एक कंपोनेंट हो जाएगा वी एक्स की तरफ और दूसरा हो जाएगा वी वाई की तरफ। और मैंने हमेशा एक बात बच्चा पार्टी आपको बताई है कि x वाला कंपोनेंट कभी चेंज ही नहीं होता, वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, तो दैट इज vx इज इक्वल टू में u के बराबर हो जाएगा। तो चेंज कौन सा होगा? y वाला कंपोनेंट। हम मान लेते हैं कि o से p तक पहुंचने के लिए, इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया? t टाइम के बराबर। बच्चा पार्टी इस बात को समझिए, एक प्रोजेक्टाइल, एक फ्लाइट o पॉइंट से स्टार्ट होती है, p पॉइंट के ऊपर जाके पहुंचती है, तो उसने टाइम लिया है t के बराबर। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये ज्ञात हमें करना है। तो दैट इज वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू में u प्लस में a इंटू टी। अब कहोगे कि सर हमेशा आप y डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला लगाते थे, s इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी यहां पे देखिए, इसमें कहीं पे भी फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं है v का, इसलिए हम इस फार्मूले को रिजेक्ट करते हैं और ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। इसी फार्मूले में ऐसी बात है जिसमें फाइनल वेलोसिटी का जिक्र है। अब फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, अब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इज 0। आपको पहले से ही बताया, इनिशियली तो प्रोजेक्टाइल को किस डायरेक्शन में फेंका गया? हॉरिजॉन्टल में, तो वर्टिकल डायरेक्शन या y एक्सिस की तरफ 0 प्लस एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज ऑलवेज g इनटू में t के बराबर। आपको पहले से ही बताया गया है कि एक्सेलरेशन जो अलोंग y एक्सिस होगी हमेशा g के बराबर होगी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा कांस्टेंट रहता है u के बराबर। ये आपको दोनों बातें पहले से बताई गई है। तो vy की वैल्यू किसके बराबर होगी आपके पास? g इंटू t के बराबर। अब कई बच्चे ऐसा भी दिमाग लगा सकते हैं कि यहां से क्या करेंगे, जो हमने ये टाइम पीरियड का फार्मूला निकाला आपके सामने ये वाला, इसको उठा के यहां पे पुट कर सकते हैं। वो ऐसा दिमाग लगा सकते हैं यहां पे, बट नहीं पुट करना। कहोगे सर क्यों? क्योंकि ये वो टाइम है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा है, बट रूट टू एच बाई जी कहां तक का टाइम है? यहां से लेके यहां तक का टाइम है। ये दोनों टाइम अलग अलग है। जो हमने पीछे निकाला था रूट टू एच बाई जी, वो टाइम इस ओ पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक का है, बट अभी हमने ये टाइम ओ से पी तक का माना, जो टी हमें नहीं पता कितना है, इसलिए हम उसको जी टी के बराबर ही रखेंगे। अब आपको यहां से एक चीज दिखाई दे रही होगी, मैं इस पार्ट को उठाता हूं, अब केवल इस पार्ट को उठाता हूं आपके सामने। आपको यहां पे एक चीज दिखाई दे रही होगी, दैट इज दिस टाइप। सपोज कीजिए कि एक वेक्टर इस तरफ है, दूसरा वेक्टर इस तरफ है, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एंड एंगल बिटवीन टू इज 90 डिग्री। तो हाउ टू सोल्व दिस? ऐसे वेक्टर को सोल्व करना आपको सिखाया था, दैट इज दिस पॉइंट, that is the vx and that is the vy and that is the resultant velocity. So resultant velocity at any point, resultant velocity at any point is the vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर अंडर द रूट। अब कहोगे ये कहां से आया? आपके पास फार्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज द ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वैसे ही तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन गया है। तो आपके पास फार्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां पे एंगल 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो बचा क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। इसी प्रकार vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब क्या होगा देखिए, that is velocity is equal to what is the value of vx? that is vx is u, देख लीजिए vx is u वहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको, तो that is u का स्क्वायर प्लस what is the value of vy? vy is gt, तो g स्क्वायर into t का स्क्वायर, that is the formula for velocity at any point। तो this is the formula for velocity at any point। किसी भी पॉइंट के ऊपर आप वेलोसिटी की बात करते हो तो वो फॉर्मूला ये आ जाएगा, ठीक है। और मैंने अभी अभी एक बात आपको बताई थी कि ये जो पाथ जो ट्रेवल किया गया है, ये कैसा पाथ था? पैराबोलिक पाथ। इसी पाथ के बेसिस के ऊपर आपको एक बात बता देता हूं, ट्रेजेक्ट्री नाम का एक वर्ड आता है, ट्रेजेक्ट्री क्या होती है? पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल। एक वर्ड आता है ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री इज पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल ने पाथ को फॉलो किया है उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। दैट इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ए ट्रेजेक्ट्री। जो पाथ प्रोजेक्टाइल ने फॉलो किया उसी पाथ का नाम क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री होता है। और जो हमने प्रोजेक्टाइल अभी पढ़ा उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है? उसकी ट्रेजेक्ट्री है पैराबोलिक। दैट इज ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। अब ये सारी बातें हमने इसके बारे में डिस्कस की। अब हमारा कुछ क्वेश्चंस करने का मन है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे आएंगे। तो चलिए बच्चा पार्टी करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बड़े सिंपल वे में बता देता हूं आपको, कोई ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। प्रोजेक्टाइल बड़ी आसान चीज है, जहां पे थोड़ी सी मुश्किल आएगी, जो थोड़ी हो सकती है प्रॉब्लम्स, वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उनको टैकल करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
देखिए क्या कहता है, एग्जाम्पल 63 है और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, नीट के अंदर भी पूछे जाते हैं और जनरली भी पूछे जाते हैं। ए हाइकर स्टैंड ऑन एज ऑफ ए क्लिफ 490 मीटर अबव। अब क्या कहता है, ये क्लिफ के ऊपर खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 490 मीटर, इस प्रकार, दैट इज क्लिफ के ऊपर, और इसकी डिस्टेंस कितनी बोल दी, 490 मीटर। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिजिक्स को सोल्व करना है तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाना सीख जाइए जो बोल रहा है। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो 50% क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाता है। above the ground and throw a stone horizontally with initial speed of 15 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हॉरिजेंटली, यानी कि हॉरिजेंटली, ये हॉरिजेंटली किसी बॉडी को थ्रो करता है इस प्रकार से, ऐसे, यानी कि इसके पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, दैट इज द ux, ठीक है। और uy तो यहाँ पे पहले से ही अगला कितनी दे रहा है, 0, क्योंकि उसने हॉरिजेंटली थ्रो किया है तो वर्टिकल कंपोनेंट तो हो ही नहीं सकता, uy तो 0 होगा, ux की वैल्यू पहले से अगले ने दे दी। अब ux की वैल्यू अगले ने पहले से दे दी, तो आगे देखिए, नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, पहले ही बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, अब यहां से चल के और इस ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा, अभी अभी टाइम का फार्मूला आपको बताया गया था, दैट इज 2h डिवाइडेड बाय में z अंडर द रूट। अब टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा 2, हाइट कितनी बोली है 490 मीटर, डिवाइडेड बाय में z, और z की वैल्यू आपको पता है, जगत को पता है, जगत वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट है इतनी होती है, सबको पता है, अंडर द रूट 9.8। अब देखिए इस पॉइंट को हटा देता हूं मैं, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर फिर से क्या जाएगा 10 जाएगा, और नीचे में क्या लिख सकता हूं, नीचे लिख सकता हूं ये, ठीक है। अब ये हो जाएगा इससे कैंसिल होके 2 से 2 कैंसिल, यहां पे कितना बचा इसके अंदर बचा टाइम पीरियड इज इक्वल टू में 100 इसके ऊपर रूट, दैट इज द 10 सेकेंड। मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है ये जो प्रोजेक्टाइल है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 सेकेंड, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 10 सेकेंड के बराबर, तो ये आ गया आपके पास 10 सेकेंड। एंड द स्पीड विद विच इट हिट द ग्राउंड, ये ग्राउंड को जिस स्पीड के साथ हिट करेगा उस स्पीड की वैल्यू भी फाइंड आउट हमें करनी है। अब उस स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके साथ। देखिए उस स्पीड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको मैं एक बात बता दूं, जब ये बॉडी इससे टकराएगी तो इसके पास एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, देखिए जब ये बॉडी इससे टकराएगी तो इसका वेलोसिटी का इस प्रकार से, यानी कि सॉरी ये कुछ इस तरह से इस पे टकराएगी, तो एक कंपोनेंट इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ, दैट कंपोनेंट इज vx एंड दैट कंपोनेंट इज vy, इस तरह से टकराएगी एंड दैट इज द वेलोसिटी v के बराबर। अगर ये v के बराबर आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि इस v की वैल्यू निकालने के लिए अभी अभी फार्मूला बताया था, दैट इज द vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब vx तो हमेशा सेम रहती है, पहले भी 15 मीटर पर सेकंड अगला बोल रहा था, देख लीजिए ये vx 15 मीटर, और यहां पे भी क्या रहेगी सेम, क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की कभी चेंज नहीं होती, वर्टिकल कंपोनेंट की चेंज होती है, और वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी का फार्मूला था g मल्टीप्लाई बाय में 10, g मल्टीप्लाई बाय में 10, ठीक है। तो vy इज इक्वल टू g इंटू टी, देख सकते हो आप, ये लिखा रखा वर्टिकल vy की वेलोसिटी g इंटू टी के बराबर, ये निकाल रखी है, तो यहां पे होगा। अब vy की वैल्यू, g की वैल्यू कितनी थी 9.8 और टाइम कितना है 10 सेकेंड, दैट इज द vy, दोनों की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू में 15 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर अंडर द रूट, निकाल लीजिए आंसर आ जाएगा, ये 98 बन जाएगा। तो इस प्रकार आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए भाई इस प्रकार से आपको इजी से क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर लगभग 99.1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सोल्व करना लास्ट में आने के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंगे, बोलिए, जैसे संभव टू टॉल बिल्डिंग्स फेस ईच अदर आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर अपार्ट, दो टॉल बिल्डिंग बना लीजिए। देखिए दो टॉल बिल्डिंग बना लेते हैं, ये टॉल बिल्डिंग है पहली और ये टॉल बिल्डिंग है दूसरी, ये मान ली हमने, ठीक है, दो टॉल बिल्डिंग, और दोनों एक दूसरे से कितनी है 180 मीटर अपार्ट है, दोनों की दोनों कितने अपार्ट है भाई 180 मीटर, दैट इज द फर्स्ट वन, दैट इज द सेकंड वन, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज दैट इज द फर्स्ट वन, सेकंड वन, एंड 180 मीटर, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 180 मीटर। जो ये बोलता जाए वही हमें काम करना है। विद व्हाट वेलोसिटी
must a ball thrown be horizontally from a window 55 मीटर above the ground in one building। अब सपोज कीजिए इस ग्राउंड से 55 मीटर ऊपर, 55 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी है 55 मीटर, 55 मीटर ऊपर एक विंडो है और इस विंडो में से एक बॉडी को थ्रो किया गया है इनिशियली विद what velocity must be a ball be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground in one building so that it enter a window 10.9 meter above the ground of second building। अब सपोज के लिए कि यहां पे एक विंडो और है और जो कि कितनी ऊपर है 10.9 मीटर। ये कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से 55 मीटर पे एक विंडो है, यहां से 10.9 मीटर पे एक विंडो है और कह रहा है कि यहां पे एक u वेलोसिटी के साथ एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करना है और वो इस विंडो में जाके गिरना चाहिए इस प्रकार से। अगर वो इस विंडो में जाके गिरता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये फाइंड आउट करना है। अब आपको यहां से एक ही चीज करके देखनी, देखिए आपको कुछ समझ आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं दैट लाइक दिस, तो आपको दिख रहा है कुछ, ये बिल्डिंग है एक, यहां से यहां तक की एक बिल्डिंग हमने मान ली, ये अलग से दूसरे पेन से जो बनाया है। अब ऐसा मान लो कि ये एक अलग से बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग एक अलग से है यहां से यहां तक, और यहां से किसी बॉडी को थ्रो किया गया ऐसे, तो दैट इज द प्रोजेक्टाइल और दैट इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को क्या करना, हमें फाइंड आउट करना है। अब ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है और ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होगा। दैट इज डिस्टेंस इज अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमारे पास टाइम भी आ जाएगा, तो दैट टाइम इज इक्वल टू मैं एक्स डिवाइडेड बाय यू के बराबर, ऐसे ही। पर हमें ये नहीं फाइंड आउट करना, हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो फाइंड आउट करना है यू ही, तो एक्स। अब यहां से लेकर के और यहां तक की डिस्टेंस तो पहले से ही बोल रहा है 180 मीटर, मतलब एक्स की वैल्यू तो कितनी हो गई 180 मीटर, हमें पता चल गई। एक्स की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है, यानी कि इसका प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला √2h डिवाइडेड बाय z के बराबर होता था, ऐसे ही। सो दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू में 2, दैट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, z तो हमें पता है ना 9.8 है, ये होगा। हाइट की बात आती है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको 55 मीटर हाइट ले लेते हैं। बेटा 55 मीटर हाइट नहीं लेनी, हाइट तो मुझे इस प्रोजेक्टाइल की चाहिए, इसकी। ये कितना था 55 मीटर, ये कितना 10.9। अगर मैं 10.9 को 55 में से घटा दूं तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। यहां से लेकर के यहां तक फाइंड आउट करनी है, तो 55 में से माइनस कर दो 10.9 को, दैट इज 55 माइनस 10.9, दैट इज 44.1। 44 और 10 55.9 में 0.1 मिलाओगे तो इतना, तो यहां पे कितना रखोगे 44.1 के बराबर, दैट इज द टाइम। अब हमें निकालना क्या, यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे 180 मीटर डिवाइडेड बाय में दिस इज √2 इंटू 44.1 डिवाइडेड बाय में 9.8। You can solve this and you have to find out the velocity। so आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, इसको जस्ट सोल्व करना है। सेंट्रल स्कूल में क्वेश्चन आया हुआ है 2014 के अंदर, 2014 के सेंट्रल स्कूल में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखे, बहुत बार पूछा जाता नीट के अंदर। तो ये अब ये क्वेश्चन देखिए, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u from the top of a plane of inclined plane। अब की बार एक खास बात यहां पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन से फेंका गया, इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। हाउ फार फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन विल बी पार्टिकल स्ट्राइक। अब इस बात को समझना आपको, देखिए देखिए क्या कहता है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अब क्या किया, इस यहां से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया इस प्रकार से, यहां पे आके जाके वो पड़ा, ठीक है। अब वो इस प्रकार फेंका गया है, इस प्रकार से फेंका गया है कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ, देखिए मैं एक बार इसको दोबारा से बनाता हूं, वो इस प्रकार फेंक दिया गया है, सपोज कीजिए इस तरह से फेंका गया है, यहां से u वेलोसिटी के साथ, और ये इस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, यहां पे एंगल कितना बना रहा है थीटा बना रहा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, अल्टरनेट एंगल इस प्रकार, ठीक है। ये डिस्टेंस x हो जाएगी, ये डिस्टेंस y हो जाएगी, और ये डिस्टेंस d है। वो पूछना चाहता है इस पॉइंट O से लेके जब ये P के ऊपर पहुंचा तो ये d डिस्टेंस कितनी है, इस d डिस्टेंस की वैल्यू वो पूछ रहा है। इस सेंस में क्वेश्चन, इसकी सेंस समझनी पड़ेगी। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद
स्पीड u स्पीड के साथ फ्रॉम द टॉप हॉरिजेंटली फेंका है, मतलब ये स्पीड कौन है, ये स्पीड है ux, ठीक है। टॉप ऑफ प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल। अब देखिए ये इंक्लाइंड है किसके ऊपर, एंगल थीटा के ऊपर है। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक। अब यहां से प्रोजेक्शन पॉइंट से यहां से जो टकराएगा उसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, यहां से चलेगा और यहां पे आके यहां पे टकराएगा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, d के बराबर मान ली। अब हमें क्या करना है बच्चा, हमें इस डी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। अब डी डिस्टेंस कैसे आएगी, डी डिस्टेंस तो पाइथागोरस प्रमेय से आएगी, दैट इज द अंडर द रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यही आ जाएगी। अब एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा एक्स बाई टी के बराबर होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टल टाइम है, तो u इज एक्स बाई टी, तो x इज इक्वल टू u इंटू टी के बराबर, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ये तो हो गया x की वैल्यू। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे, एस वाई इज इक्वल टू में यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दोगे। अगर ये फार्मूला लगाओगे तो एस वाई के अलोंग डायरेक्शन कितनी ली थी, y, तो दैट इज द y। अब y के अलोंग क्या था, वेलोसिटी जीरो, क्योंकि केवल x के अलोंग बची हुई है, y के अलोंग तो है ही नहीं, इंटू टी प्लस में हाफ। अब y के अलोंग एक्सेलरेशन है g इंटू टी का स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पे y के अलोंग y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी ए g इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 के बराबर हो गया। अब यहां से अगर मैं निकालूं टाइम की वैल्यू, यहां से टाइम की वैल्यू निकालूं तो टाइम कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय u, दैट इज द टाइम। ये हमारे पास टाइम आ गया, तो इस टाइम की वैल्यू यहां पुट कीजिए, इसको पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू में z 1/2 g, और टाइम को रखा कितना, x बाय u, तो दैट इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय में u का स्क्वायर। So it comes out to be a zx square divided by में 2u square, that is the equation number first, ठीक है, मान लिया। अब एक बात बताइए, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूं, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूं, तो tan थीटा किसके बराबर होगा इस ट्रायंगल में, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज द y एंड बेस इज द x, सो y इज इक्वल टू में x tan थीटा, y इज इक्वल टू में x tan थीटा, और एक y की वैल्यू gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2u स्क्वायर, दो वैल्यू आ गई है, एक तो आ गई y इज इक्वल टू में x tan थीटा, देख लीजिए। अब इसको ऊपर कर देता हूं, यहां पे बता दूंगा मैं आपको, y की वैल्यू एक तो आ गई x tan थीटा और एक y की वैल्यू ये रही, दोनों को इक्वेट कर दो, तो दैट इज x tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2u स्क्वायर। अब एक x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाय में g इंटू tan थीटा इज इक्वल टू x, x यहां पे बचा, 2u स्क्वायर ऊपर जाएगा, g नीचे आएगा, ये आ जाएगा, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ x। अब आपके पास क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई, और साथ साथ आपके पास क्या आ गई, ये x की वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब हमें निकालना d, तो d इज द x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट, एंड x स्क्वायर इज x, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, y इज इक्वल टू x tan थीटा, ये रही, y इज इक्वल टू x tan थीटा, तो x स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अंडर द रूट, दोनों जगह से क्या ले लिया, x स्क्वायर को कॉमन, अंदर क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो दैट इज d कम्स आउट टू बी ए x बाहर और अंडर द रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सिकेंट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 प्लस tan थीटा, दैट इज द सिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा x सिकेंट थीटा, ये आ जाएगा, तो दैट इज d इज इक्वल टू में x सिकेंट थीटा, इसके बराबर आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये रही, यहाँ पे इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो d कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू x इज दिस इज द 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाय में g इनटू tan थीटा, और साथ में कौन रहेगा, सिकेंट थीटा, तो दिस इज द वैल्यू, ये आ जाएगी। अब हमने इसको, मैं बेसिकली इस पूरे को कवर करूं थोड़ा छोटा करके, तो किस प्रकार से मैंने करवा दिया मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, इस d को निकाला, d को निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है दिस फार्मूला y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। अब आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे तो u इज x बाई टी,
तो t निकाला x बाई यू। इसी प्रकार हमने y डायरेक्शन के अलोंग फार्मूला लगाया, वहां से y की वैल्यू आ गई ये, और इसमें t की वैल्यू उठा के पुट कर दी, तो दिट कम्स आउट टू बी y इज इक्वल टू में g x डिवाइडेड बाय में 2u², ये वैल्यू ये आ गई। अब y, इसमें ट्रायंगल में tan थीटा निकाला, y इज इक्वल टू x tan थीटा, दोनों y को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट करोगे तो x tan थीटा इसके बराबर हो जाएगा। अगर x tan थीटा इसके बराबर हो रहा है तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, x से x कैंसिल आउट, x निकालेंगे तो 2u² g बाय tan थीटा, ये आ गई x की वैल्यू, इस इक्वेशन को 2 मान लो। अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले में पुट करना है ये सारी वैल्यूज, यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज x² प्लस y²। तो x² प्लस y की वैल्यू क्या थी, x tan थीटा, ये रही, तो इसमें पुट किया, इसको सोल्व किया, दैट इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास d की वैल्यू आ गई, एंड दैट d इज इक्वल टू में 2u² डिवाइडेड बाय में g इंटू tan थीटा इंटू सेकंड थीटा। दिस इज द आंसर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं, तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, उसको भर दीजिए।